बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में चिकन विंग्स, टेंडर पॉप और थाई के पीसेस वगैरह को हमने मसाला लगाया था। आज उसी सारे चिकन को फ्राई करेंगे और आपके साथ में शेयर करूंगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इस वीडियो में आपके साथ सीधा सीधा फ्राइंग को मैं शेयर नहीं करूंगा। इसके बीच में जो इश्यूज आ रहे होते हैं, जो चीज़ें मुझे फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि मेरे जहन में वो लोग होते हैं जिन्होंने पहली दफ़ा चीज़ बनानी है या जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, तो थोड़ा सा डीपली मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। इस सारी फ्राइंग के बीच में ये नहीं था जी कि इसको बड़े आराम से हमने फ्राई कर लिया है। इसमें कई तरह की हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं घर में रहते हुए, घर की बेस के ऊपर काम करते हुए। तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे फ्राइंग के लिए मैंने सारा सामान निकाल लिया हुआ है। जिन बर्तनों की ज़रूरत थी, चिकन वगैरह को भी निकाल लिया है। ये कुछ पापड़ी बनाने के लिए मेरे पास समोसा पट्टी बनी थी, उसके कट पीस थे, वो निकाल लिए हैं मैं। ये विंग्स सबसे पहले बनाने हैं। इसको मैंने धूप में रखा हुआ है ताकि ये थोड़ा टेम्परेचर इनका ठीक हो जाए। ये मैदा इस वक्त निकाल लिया हुआ है, ये कोई 4-5 किलो होगा। पानी उसको डिप करने के लिए, ये छानने के लिए छाननी पड़ी हुई है। और बाकी जो भी बर्तन इस सारे प्रोसीजर के दरमियान में इस्तेमाल होने हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। ये सब दिखाने का मकसद यही है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो जाए कि ये इतना सिंपल काम नहीं है कि आपने कढ़ाई में तेल डाला और इसको फ्राई कर लिया। बाकायदा आपको पीछे प्रॉपर एक सेटअप लगाना पड़ता है, फिर जाके ये काम स्टार्ट होता है। आज मेरे पास 9 kg चिकन है और इसको फ्राई करने के लिए मेरे पास 5 लीटर ऑयल है। अगर कम तेल के बीच में मैं इसको फ्राई करने की कोशिश करूँगा तो फिर काम बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड पे होगा। ऑयल बार बार मैदे की वजह से गंदा होगा और वो बार बार उसको साफ़ करना पड़ेगा। स्टार्ट पे मैं 4 लीटर ऑयल डाल रहा हूँ इसके बीच में, और इस ऑयल के बीच में से भी फ्राइंग कंप्लीट होने के बाद 1.5 से पौने 2 लीटर के करीब ऑयल मेरे पास बच जाएगा, जो कि साफ़ करने के बाद दोबारा घर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी फ्राइंग के ऊपर। अगर आप सही टेम्परेचर के ऊपर फ्राइंग सारी करेंगे तो फिर वो बोटियाँ ऑयल कम चूसेंगी, और अगर आपका टेम्परेचर ठीक नहीं होगा तो बोटियाँ ऑयल ज़्यादा चूस जाएंगी। पापड़ी को मैं सबसे पहले तैयार कर लूँगा क्योंकि इस वक्त तेल बिल्कुल फ्रेश है। अगर मैं विंग्स और टेंडर पॉप वगैरह के बाद इसको तैयार करूँगा तो उस वक्त तेल में हमारे मैदा भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल हो गया होगा और पापड़ी का टेस्ट भी नहीं सही बनेगा। पापड़ी अगर आपने तैयार करनी है, अगर आपका मैदा अच्छा है, अच्छे मैदे की बनी हुई है, तो उसकी पापड़ी भी बहुत अच्छी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। अगर बाज़ार वाली समोसा पट्टी को लेके आप उसकी पापड़ी बनाएंगे तो चूँकि उसके बीच में मैदे ही हल्की क्वालिटी के इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो पापड़ी भी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। मैं असली मैदे की समोसा पट्टियाँ बनाता हूँ और उसी के बीच में से जो फालतू पीस निकलते हैं उसी की पापड़ी बन जाती है। इस पापड़ी को तैयार करने के लिए सिंपली बस इसको आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लाइट गोल्डन रखना है या डार्क गोल्डन करना है उसको। पापड़ी को, टेंडर पॉप्स को फ्राई करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्राइंग के दरमियान में जो कलर आपको इसका कढ़ाई में नज़र आ रहा है, जिस वक्त ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं तो इसका कलर कोई 15% समझ लें कि उसकी निस्बत फिर डार्क हो जाता है। इस वजह से जिस तरह का आपको कलर चाहिए उससे थोड़ी देर पहले आपने इन चीज़ों को बाहर निकाल देना है। अच्छा जी, आज विंग्स के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं विंग्स को मिक्स कर लूँगा, क्योंकि बर्तन में आप देख रहे होंगे कि लिक्विड सारा नीचे बैठा हुआ है। ऊपर वाली बोटियाँ थोड़ी ड्राई ड्राई हैं, उसके ऊपर मसाला तो लगा हुआ है लेकिन वो गीली नहीं है। इस लिक्विड के साथ ही मैं इन बोटियों को दोबारा से मिक्स करूँगा ताकि जिस वक्त इसको मैदे के बीच में डाला जाए तो फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर मैदे की फ़र्स्ट कोटिंग ईज़िली हो जाए। कोटिंग अगर आपने अच्छी करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है मैदे की मिकदार आपके पास ज़्यादा हो, उसके बीच में ही अच्छे क्रम्स बन सकेंगे। बोटियों को मैदे में डालने के बाद आपने प्रेस करना है, उनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। बोटियों को दबाना आपने इस वजह से है ताकि उसके रेशे थोड़े से खुल सकें, बोटियाँ थोड़ी सी टी शेप हो जाएं। जिस वक्त उसके रेशे थोड़े से खुलेंगे तो उन रेशों के दरमियान में भी जितना ज़्यादा मैदा लगेगा उतने ज़्यादा अच्छे क्रम्स बनेंगे। स्टार्ट वाली कोटिंग सबसे ज़्यादा आसानी से होती है क्योंकि उस वक्त मैदा आपका बिल्कुल फ्रेश होता है। जैसे जैसे आप काम करते जाएं आपके मैदे के बीच में नमी शामिल होती जाती है, क्योंकि हर दफ़ा आपने इसके बीच में गीली बोटियां डालनी हैं और उसकी वजह से मैदा जो है थोड़ा गीला होना शुरू हो जाता है। बेशक आप उसको छान भी लें लेकिन फिर भी जब ज़्यादा मिकदार में आपने काम करना है तो मैदा किसी हद तक गीला हो जाता है। बस मेन पॉइंट यही है कि कोटिंग करने के लिए आपने गोश्त को किसी हद तक दबाना है। जिस तरह आप उसको डी शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हर तरफ घुमाना है। और जिस वक्त आप बोटियों को प्रेस करें तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ में सिर्फ बोटियां हैं, उसके साथ मैदे की भी अच्छी मिकदार आपके हाथ में होनी चाहिए।
बस ये काम अगर आपने कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपके क्रम्स अच्छे बन जाएंगे। मुझे आज इन बोटियों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये गोश्त आज भी मेरा 1 दिन ही 2 दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ था और अभी भी बहुत ठंडा है। फर्स्ट कोटिंग करने के बाद आपने बोटियों को मैदे में से निकाल लेना है। इसमें से फालतू मैदा जो है वो आपने निकाल लेना है, नहीं तो अगर आप इसी तरह बोटियों को पानी में डालेंगे तो ज़्यादा आपका मैदा ज़ाया होगा। किसी भी स्ट्रेनर के ज़रिए या किसी प्लास्टिक के बर्तन के ज़रिए जिसमें नीचे मोटे सुराख हों, आप इसमें से फालतू मैदा निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको पानी में डिप करना है 10 से 15 सेकंड के लिए। मकसद सिर्फ ये है कि सारी बोटियाँ अच्छी तरह गीली हो जाएं। बोटियाँ पानी के बीच में अगर ज़्यादा देर भी रहती हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि इसका सारा मसाला उतर जाएगा, सिर्फ मैदा फालतू जो है वो उतरेगा। इस स्टेप के ऊपर पानी आपने मुनासिब हद तक इन बोटियों में से निकाल लेना है। ये ना हो कि आप पानी में से निकालते साथ ही उसको मैदे में उल्टा दें, तो जितना ज़्यादा पानी मैदे में जाएगा आपका मैदा उतना ज़्यादा ज़ाया होगा। आगे फिर वही स्टेप है, लेकिन बस फ़र्क आपने ये करना है कि लास्ट के ऊपर आके आपने बोटियों को ज़्यादा प्रेस करना छोड़ देना है। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि इसके रेशे ज़्यादा से ज़्यादा खुल सकें, इसके क्रम्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बन सकें। अगर आप लास्ट स्टेज तक ही इसको बोटियों को दबाते रहेंगे तो फिर ये क्रम्स जो हैं थोड़े से उसके साथ दब के दबाव की वजह से थोड़े मोटे मोटे क्रम्स ही रह जाएंगे, प्रॉपर वो खुलेंगे नहीं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि विंग्स के ऊपर क्रम्स बन चुके हैं, लेकिन जिस तरह के आपको क्रम्स बने हुए नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इससे ज़्यादा अच्छे क्रम्स भी बन सकते थे। ज़्यादा अच्छे ये इस वजह से नहीं बने कि बोटियाँ ठंडी थी, हालांकि इनको मैंने कोई आधा पौना घंटा धूप में भी रखा है, लेकिन गोश्त ठंडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे क्रम्स नहीं बन सके। बोटियाँ अगर आपकी ठंडी हैं तो वो ठीक है, लेकिन मेरे पास आज जो विंग्स पड़े हुए थे ये ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे थे। इसके बाद आपने सभी विंग्स को मैदे में से निकाल लेना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैदे की कोटिंग ज़्यादा आपने उसके ऊपर रखनी है तो विंग्स को थोड़ा झाड़ें। अगर आपने कोटिंग मैदे की हल्की रखनी है तो इसको ज़्यादा झाड़ लें। आप एक एक बोटी को भी झाड़ के निकाल सकते हैं या किसी भी बर्तन में डाल के उसके ज़रिए भी इसको फालतू मैदा इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि इतनी हद तक इसमें से मैदा लाजमी निकालना है कि बहुत ज़्यादा मैदा इसके बीच में बोटियों के ऊपर ना हो, नहीं तो वो सारा आपका ऑयल में जाके नीचे बैठता रहेगा और ऑयल में से आपको बार बार ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। मैं चूँकि ये चीज़ें फ़्रोज़न सेल करता हूँ, इस वजह से मैं इनको फुल फ्राई नहीं करता। मैं सिर्फ इस हद तक इनको फ्राई करता हूँ कि इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और इसके क्रम्स जो हैं वो थोड़े सख्त हो जाएं, ताकि मैं उसको फ्रीज़ कर सकूँ। इसको मैं सिर्फ 1.5 से 2 मिनट आप कह सकते हैं कि फ्राई करता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑयल कितना गर्म है और उसके बीच में आपने बोटियाँ कितनी डाली हैं, क्योंकि जिस वक्त अगर ज़्यादा बोटियाँ डालें तो फिर ज़ाहिर बात है उसका ऑयल का टेम्परेचर भी एकदम ज़्यादा डाउन जाएगा। विंग्स या जो भी बोटियाँ आप फ्राई कर रहे हैं उसको ऑयल में डालने के बाद 10-15 सेकंड तक आपने नहीं छेड़ना, ताकि उसका क्रम एक दफ़ा ऑयल के बीच में थोड़ा सख्त हो जाए। 10-15 सेकंड के बाद आपने उनको हिला लेना है। यहाँ पे बज़ाहिर आपको देखने में लग रहा होगा कि विंग्स बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, लेकिन इसमें 2-3 जगह पे गलती हुई है। पहली गलती ये थी कि चूँकि पहले पापड़ी तैयार हुई थी और विंग्स की कोटिंग करते वक्त टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। मैंने चूल्हे का फ्लेम थोड़ा लो कर दिया था, जिसकी वजह से ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया था। दूसरी गलती ये थी कि मैंने इकट्ठे ज़्यादा विंग्स इसके बीच में फ्राइंग के लिए डाल दिए। एक तो टेम्परेचर प्रॉपर जितना होना चाहिए था उतना नहीं था, ऊपर से मैंने विंग्स ज़्यादा डाल दिए और वो भी ज़्यादा ठंडे। इस वजह से हुआ ये कि विंग्स ने थोड़ा ऑयल चूस लिया। विंग्स ने अगर तेल चूस लिया है तो उसका अंदाज़ा यहाँ से भी हो जाता है कि जिस वक्त आप स्ट्रेनर के साथ बोटियों को कढ़ाई में हिलाएं तो वो आपको वज़नी महसूस होंगी, या आप उसको स्ट्रेनर के बीच में बोटियों को उठाएं तो जितना उनका वज़न होना चाहिए वो आपको वज़न में ज़्यादा लगेंगी। इसलिए बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप पहले 1-2 विंग्स को फ्राई करके देख लें, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा अपने ऑयल के टेम्परेचर का। और दूसरा ये है कि आप बोटियाँ एकदम बहुत ज़्यादा ना डालें, कम से कम स्टार्टिंग में पहली दफ़ा थोड़ी कम बोटियाँ डालें, ताकि आपको उसकी टेम्परेचर का अंदाज़ा हो जाए, वो बोटियाँ ऑयल चूस रही हैं या नहीं चूस रही, उस चीज़ का अंदाज़ा हो सके। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक विंग को मैंने ऑयल के बीच में डाला है, ऑयल का टेम्परेचर मैंने ठीक कर लिया हुआ है। इसको 25 से 30 सेकंड के बाद मैंने बाहर निकाला है तो इसका कलर थोड़ा वाइट वाइट सा हो गया मैदे का। ये नहीं हुआ कि एकदम ये सारा गोल्डन कलर का हो गया है, और ये बिल्कुल सही पोजीशन है। इस पोजीशन में हो तो ऑयल बिल्कुल भी ये विंग्स वगैरह या जो भी बोटियाँ आप तैयार कर रहे हैं वो नहीं चूसते। 25-30 सेकंड के बाद इसकी ये पोजीशन होनी चाहिए। मज़ीद इसको आप 1-1.5 मिनट और फ्राई कर लें तो ये गोल्डन कलर तैयार हो जाता है।
नेक्स्ट मेरे पास बाकी के जो विंग्स पड़े हुए थे उनकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम कर ली और मेरे विंग्स बहुत अच्छे तैयार होने शुरू हो गए। ऑयल वाला प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो गया। कढ़ाई के बीच में जो ऑयल्स के बबल्स बन रहे हैं, थोड़ा-सा उससे आइडिया कर लें कि ऑयल आपका कितना गर्म होना चाहिए। इस काम को करने के लिए अगर आपके पास टेम्परेचर गन है तो वो इस काम के लिए बहुत हेल्पफुल है। टाइमर नहीं है लेकिन कम से कम आपको ऑयल के टेम्परेचर का अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक़्त टेम्परेचर ठीक हो गया है और अब इसके बीच में चीज़ डाली जा सकती है।